नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। आपके साथ मैं हूं अखिलेश आनंद। तो आज की सबसे बड़ी खबर पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है। हर तस्वीर, हर अपडेट लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं। और इस वक्त की बड़ी खबर यह कि यास तूफान तट से टकराने वाला है। मौसम विभाग की तरफ से नई जानकारी यह सामने आ रही है कि दोपहर 12 बजे के बाद तूफान ओडिशा के बालासोर में तटीय इलाकों से टकरा सकता है। तूफान के टकराने से पहले ओडिशा और पश्चिम बंगाल में इस वक्त जोरदार बारिश हो रही है। तटीय इलाकों में पानी भी भरने लगा है। वो तस्वीरें लगातार आप देख रहे हैं किस तरीके से समंदर में ऊंची उठती लहरें नजर आ रही हैं। कई जगहों से रिपोर्ट मिल रही है कि 2 मंजिला इमारत की जो ऊंचाई होती है, लगभग उतनी ऊंचाई की लहरें तट की तरफ बढ़ती नजर आ रही हैं। या देखिए, 4 अलग अलग तस्वीरें आपके सामने हैं, किस तरीके के हालात बने हुए हैं। समंदर के आसपास का जो पूरा हिस्सा है जलमग्न हो चुका है। आलम यह है कि जो रिहायशी इलाके हैं वहां से लोगों का पलायन हो रहा है। बंगाल में तूफान का खौफ, ओडिशा में तूफान का कहर। तूफान की ताकत इन हवाओं के जरिए, इन लहरों के जरिए नजर आ रही है। जल थल नभ में पूरी तैयारी भी है। जो चौथी तस्वीर आप देख रहे हैं, प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद, किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो, लोगों को ज्यादा नुकसान ना हो, जान माल का नुकसान ना हो, इसी के मद्देनजर यह पूरी तैयारी दिख रही है। और ज्यादा अपडेट के साथ हमारे साथ पश्चिम बंगाल के दीघा से कुंतल चक्रवर्ती जुड़ चुके हैं। ओडिशा के जाजपुर हम आपको लिए चलेंगे। रजनीकांत बिस्वाल और आपदा प्रबंधन एक्सपर्ट डॉक्टर अंजलि क्वात्रा भी हमारे साथ जुड़ गई हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। लेकिन कुंतल, सबसे पहले मैं आपके पास ही आना चाहूंगा और जरा इस वक्त की तस्वीरें हमें दिखाइए। अभी किस तरीके के हालात हैं वहां, क्या देख पा रहे हैं आप? खड़े रहना ही बहुत मुश्किल है क्योंकि हवा की जो गति है वो तेज से और तेज होता जा रहा है सुबह से। फिलहाल देखिए, अनुमान अभी 80-90 किलोमीटर पर आवर हवा की गति हो सकता है यहाँ। और पूरा जगह कुछ तरह थोड़ा दिखाएंगे। सुबह से लहरें, सबसे पहले नारियल का जो पेड़ आप देख रहे हैं, नारियल के पेड़ों के आधा ऊंचाई तक लहरें ऊपर जा रही थी। उसके बाद नारियल पेड़ जो है उसके समान लहरें ऊपर जाने लगी। अब तो उससे भी ऊपर लहरें ऊपर जा रही है और धीरे धीरे ये समंदर जो है और भी सामने आ रहा है और भी आगे आ रहा है। और वाटर लेवल जो है वो इतना बढ़ गया है फिलहाल कि आसपास के जो लो लाइन इलाका है, मुझे लगता है कि पूरी तरह से साफ हो गया होगा। और यहाँ के जो लोग हैं उनको भले ही रेस्क्यू सेंटर में ले जाया गया था कल रात को और सुरक्षित स्थानों में पहुंचा दिया गया है। ये जो इलाका मैं जहाँ खड़ा हूँ, यहाँ से 4-5 किलोमीटर दूर सारे रेस्क्यू कैंप्स बनाया हुआ है। लेकिन इनको कितने दिन घर के बाहर रहना पड़ेगा अब वो देखना होगा, क्योंकि ये जो पानी समुद्र के ये जो पानी चारों तरफ फैल चुका है, फिलहाल ये पानी कितने दिनों तक ये ग्रामीण इलाकों में रहेगा वो अब देखना होगा। क्योंकि अभी भी ये तबाही 3-4 दिन चल सकता है यहाँ दीघा में, यही माना जा रहा है। और देखिए, बहुत ही मुश्किल घड़ी है यहाँ दीघा के लोगों के लिए और पूर्वी मिदनापुर के जो कोस्टल एरिया है वहाँ के पूरे कोस्टल एरिया के लोगों के लिए पहले से तैनाती कर दी गई थी। एनडीआरएफ की टीमों की, एसडीआरएफ की टीमें, नौसेना की टीमें, लेकिन फिर भी यहाँ लोग तो सुरक्षित हैं, उनको हटा लिया गया था। लगभग 1,10,000 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुँचा दिया गया था। लेकिन जो तस्वीर आप यहाँ देख सकते हैं, इससे एक बात तो साफ है कि ये जो इलाका है, इलाके में जो घर है, ये घर पूरी तरह से ये लो लाइन इलाके में तबाह हो सकता है। बिल्कुल कुंतल, आपके पास दोबारा मैं लौटूंगा, लेकिन जरा आप ओडिशा का रुख कर लेते हैं। जाजपुर से हमारे साथ रजनीकांत बिस्वाल भी जुड़े हुए हैं। रजनीकांत, वहां पर क्या हालात हैं? जाजपुर में क्या स्थिति इस वक्त? अखिलेश, देखिए यहाँ पे तो रात से ही बारिश चल रही थी। अभी हवा का तेज बढ़ रहा है। जिस तरह से अभी पता चला है कि वहाँ पे प्रोसेस शुरू हो चुका है लैंडफॉल का। और यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरह से पेड़ हिल रहे हैं। और यहाँ पे बारिश की झमाझम के साथ कभी हवाएं तेज हो जाती है, कभी कम जाती है। मगर जिस तरह से हवाएं चल रही है यहाँ पे, मतलब खड़ा होना भी कभी कभी मुश्किल हो जाता है। जी बिल्कुल, आप जैसा कह रहे हैं उन तस्वीरों में हम देख भी पा रहे हैं। मेरे साथ आपदा प्रबंधन एक्सपर्ट डॉक्टर अंजलि क्वात्रा भी जुड़ी हुई हैं। जरा उनका रुख कर लेते हैं। तस्वीरें तो हम लगातार अपने दर्शकों को दिखाते रहेंगे। डॉक्टर अंजलि, मैं आपसे ये समझना चाहूंगा,
अभी जिस तरीके के हालात हैं, जो जानकारी अभी मिल रही है, जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, आपको क्या लग रहा है अभी कितना ये प्रभावी है चक्रवाती तूफान? देखिए, काफी विनाशकारी तूफान ये साबित होगा, क्योंकि बंगाल की खाड़ी में जो तूफान आते हैं उसके उत्तरी जो समुद्र तट है वो उसकी ज्योग्राफी कुछ ऐसी है कि जो तट है उसका इलाका एकदम समतल है, यानी कि कोई भी रुकावट का जो है माध्यम नहीं है वहाँ पे। दूसरी बात, जो समुद्र वहाँ का है उसके अंदर जो भूमि है, जो उसके नीचे भूमि जिसे कॉन्टिनेंटल शेल्फ कहते हैं, वो भी बहुत शैलो है। उथला होने के कारण वो जो एक काम करता स्पीड ब्रेकर का, उसका भी योगदान कम है। और इसके कारण ये तूफान में जो विंड स्पीड है, यानी इतनी अधिक वायु की गति, और दूसरा जो पानी अंदर समुद्र का आने वाला है, दोनों ने विनाश अधिक करना है, इसलिए ये भयानक तूफान साबित होगा। जी बिल्कुल। डॉक्टर अंजलि, मैं आता हूं आपके पास दोबारा एक बार फिर से। आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी है। जरा कुंतल का एक बार फिर से हम रुक कर लेते हैं, क्योंकि कुंतल इस वक्त पश्चिम बंगाल के दीघा में है और वहां पर हम देख पा रहे थे कुंतल के पीछे कि हवा का जो वेग है, जो गति है, बहुत ज्यादा तेज है। कुंतल, अभी क्या देख पा रहे हैं आप, क्या स्थिति आपके आसपास? देखिए, सिचुएशन जो है और भी खराब होता जा रहा है। सुबह इतना जल्दी, इतना ड्रास्टिकली जो सिचुएशन है बदला है, मुझे अंदाजा नहीं था कि ऐसा हो सकता है। और जो प्रेडिक्शंस था कि 2 मीटर तक, 3 मीटर, 4 मीटर तक लहरें ऊपर जा सकती है, लेकिन आप अभी देख सकते हैं इस कैमरा में, सूरज अगर और भी ज्यादा फोकस करें उस तरफ, चारों तरफ से लहरें जिस तरह से आ रही है और जितनी ऊंचाई तक जा रही है, नारियल के पेड़ के ऊपरी हिस्से को छू रही है, कभी कभी उसके भी ऊपर जा रही है। और धीरे धीरे जल स्तर भी यहाँ बढ़ने लगा है। ग्रामीण इलाकों में भी चारों तरफ पानी फैल गया है और हवा की गति जो है सुबह से बढ़ता ही जा रहा है। फिलहाल ऐसा लग रहा है यहाँ खड़ा होना बहुत ही मुश्किल है और गोली की तरह अंदर चुभ रहा है, ये हवाएं अंदर चुभ रहा है और बहुत ही मुश्किल हो रहा है यहाँ खड़ा होना। और बारिश जो है, तेज बारिश है और बारिश की छींटें चारों तरफ से, हवा समेत जब अंदर आता है बहुत ही मुश्किल होता है। लेकिन आपको बता दूं कि जो ग्रामीण लोग हैं उनके सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा दिया गया है एक दिन पहले, कल रात को ही। लेकिन उनके घरों का क्या होगा, वो देखने लायक होगा कि किस तरह से एनडीआरएफ की टीम और एसडीआरएफ की टीमें किस तरह से इसके आगे काम करती हैं। नौसेना की टीमें, राज्य सरकार, केंद्र सरकार, फिलहाल राज्य सरकार और केंद्र सरकार बहुत तालमेल बनाकर काम कर रही है, ये बहुत ही अच्छी बात है। और यहाँ अस्पताल और जो सेफ होम्स, आइसोलेशन सेंटर्स, सब में 3 दिन का पावर बैकअप रखा गया है, दवाइयाँ स्टॉक करके रखा गया है और क्विक रिस्पांस टीम भी शामिल है। हर तरफ पूरी तैयारी है। लेकिन जो मैं अभी देख रहा हूँ, वापस सूरज अगर दिखाएं, इसके आगे 3-4 घंटा ऐसा ही चलता रहा तो क्या होगा पता नहीं। बिल्कुल। और ये तस्वीरें जरा देखिए, जो समंदर की तरफ से आती लहरें नजर आ रही हैं, इनकी ऊंचाई, आसपास के जो पेड़ हैं उससे भी ऊपर ये लहरें नजर आ रही हैं और इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस कदर ये विनाशकारी चक्रवाती तूफान है। एक बार फिर से जरा ओडिशा चलते हैं। जाजपुर में रजनीकांत बिस्वाल मौजूद हैं। रजनीकांत, रिहायशी इलाकों से क्या लोगों को हटा लिया गया है ताकि ज्यादा नुकसान ना हो? आप क्या देख पा रहे हैं वहां पर, क्या स्थिति है, जरा वो भी बताइए हमें। हाँ, कल से तो मतलब परसों से ही इवाकुएशन का काम शुरू हो गई थी और यहाँ पे जितने 3.5 लाख से मतलब 4 लाख उड़ीसा में उनको इवाकुएट कर लिया गया। और यहाँ पे भी लो लाइन एरिया है जहाँ पे मतलब पानी घुसने का आशंका है, वहाँ पे पानी भी घुस चुके हैं। जो निचले गांव के इलाका है, जैसे कुची दूध में जैसे आपका नदी किनारे जो सब गांव है वहाँ पे पानी घुस चुका है और कहीं पे छत भी उठ चुके हैं। मतलब जो कच्चे घर थे उनके भी टूटने की भी कोई खबर आ रही है, मगर लोगों को जानमाल से अभी बचाया हुआ है। लेकिन एक खबर आई है कि वहाँ केवंझर में जो है, केवंझर में आनंदपुर एक गाँव में एक तो पेड़ गिरने से एक महिला की मृत्यु हुई है। जी बिल्कुल। ये खबर अभी आगे पहुंची है, ये केवंझर जिले से है। हाँ, और अभी हवा चल रही है, लेकिन जो गांव का इलाका है जहाँ पे कच्चा घर है उनको बहुत नुकसान हुआ है जाजपुर में। और पानी भी कई जगह पे घुस गई है और बड़े बड़े पेड़ भी गिर रहे हैं और इस तरह की स्थिति बनी हुई है। कभी हवाएं चलती हैं। मैं दोबारा आपके पास आता हूं रजनीकांत, मैं दोबारा आपके पास लौटूंगा, लेकिन जरा उससे पहले आपदा प्रबंधन एक्सपर्ट डॉक्टर अंजलि क्वात्रा जो हमारे साथ जुड़ी हुई है उनके पास चलते हैं।
डॉक्टर अंजलि, आपके मुताबिक इस वक्त ऐसी क्या व्यवस्था होनी चाहिए, डिजास्टर मैनेजमेंट को लेकर क्या उस तरह के इंतजामात होने चाहिए कि ज्यादा नुकसान ना हो जानमाल का, क्योंकि आप खुद भी कह रही हैं कि यह तूफान बहुत ही विनाशकारी साबित होने वाला है। देखिए, जो यहाँ पे लोग रहते हैं वो अधिकतर खेती बाड़ी करते हैं और उनको सबसे अधिक नुकसान होने वाला है, क्योंकि ये पानी अंदर जो आ रहा है, ये नमकीन पानी समुद्र का, ये अभी की ही फसल नहीं खराब करेगा, ये आगे भी कई सालों तक असर डालेगा कि जमीन उपजाऊ नहीं रहेगी, क्योंकि इतनी नमक बढ़ जाएगा उसके अंदर। तो उसके लिए जो एम्बैंकमेंट्स हैं वो देख रहे हैं पर्याप्त नहीं है, यानी कि जो तटबंध लगे होते हैं ताकि समुद्री पानी अंदर ना आए तूफान का। तो क्योंकि ये जो तूफान की जो स्टॉर्म सर्ज हाइट बता रहे हैं कि इतने अधिक है, जो कि प्रेडिक्शन से भी अधिक इसलिए जा रही है, तो इसका एक ये नुकसान और दूसरा जान का नुकसान। तो खैर इवैक्यूएशन बहुत अच्छा तरीके से किया है, और जब उड़ीसा में 1999 में सुपर साइक्लोन आया था, उसके बाद से ही बहुत अच्छे साइक्लोन शेल्टर जो बने हैं वो मजबूत और अच्छे तरीके से मेंटेन किए जाते हैं। नेशनल साइक्लोन रिस्क मिटिगेशन प्रोजेक्ट जो कई सालों से अब चल रहा है, उसमें नेशनल गवर्नमेंट वर्ल्ड बैंक की मदद से उन्होंने अच्छे साइक्लोन शेल्टर्स और सबसे उससे भी बढ़िया अर्ली वार्निंग का जो सिस्टम क्रिएट किया है, जो भी कि पूरा सैटेलाइट बेस्ड टेक्नोलॉजी से, और डॉपलर रडार लगाए हैं, जिससे कि कई दिन पहले ही खबर आ जाती है और इंतजाम करने में आसानी होती है। एनडीआरएफ की टीम्स पूरी अपने इक्विपमेंट से लैस पहुंच गई टाइम से। आर्मी, नेवी और जो इतला देनी है सी में जो भी नेवी की शिप्स हैं, कोस्ट पे जो भी लोग काम कर रहे हैं, उन सबको पर्याप्त समय मिलता है तैयारी करने के लिए। और ये इवैक्यूएशन जो है इस वक्त, क्योंकि बहुत ही मुश्किल समय कोविड के कारण, इस वक्त सोशल डिस्टेंसिंग भी मेंटेन करना और लोगों के खाने का इंतजाम करना, इवन एनडीआरएफ टीम के जो पर्सनल आए हैं उनको पहले से ही उन्हीं को चुना गया है जो पूरी तरह से वैक्सीनेटेड हैं, यानी पूरी टीम वैक्सीनेटेड है, नहीं तो उनका भी मोराल नीचे होता है। डॉक्टर अंजलि, मैं आता हूं, आपके पास आता हूं, लेकिन चूंकि कुछ तस्वीरें अब सामने आने शुरू हो गई हैं, दर्शकों को वो भी दिखाते हैं। पश्चिम बंगाल के दीघा में किस तरीके के हालात हैं वो आप जरा देखिए। ये देख रहे हैं आप, जो तटीय इलाके हैं, समंदर से सटे इलाके हैं, वहां पर लगातार तेज हवाएं चल रही हैं, और इसके अलावा समंदर का जो पानी है वो रिहायशी इलाकों में घुस चुका है, कई लोगों के घरबार डूब चुके हैं। यास जो चक्रवाती तूफान है, उसका आप देखिए कितना बड़ा नुकसान हो रहा है। पश्चिम बंगाल के दीघा की तस्वीरें आप देखिए, निचले इलाकों में पानी भर चुका है, और ये जो चक्रवाती तूफान है, बताया जाता है कि 12 बजे के आसपास का वक्त जब इसकी तीव्रता सर्वाधिक रहेगी, सबसे अधिक रहेगी। हालांकि यहां से रिहायशी इलाके से लोगों को निकाल लिया गया है, लेकिन आप देख रहे हैं अभी भी कई लोग फंसे हो सकते हैं, जिस तरीके की तस्वीरें सामने आ रही हैं। चूंकि सघन आबादी का ये इलाका है, ओडिशा तट से करीब 30 किलोमीटर दूर अभी भी बताया जा रहा है ये चक्रवाती तूफान। आइए अब आपको कुछ तस्वीरें दिखाते हैं। यास जो चक्रवाती तूफान है, उसकी वजह से कितना नुकसान हुआ है, अलग अलग जगहों से लगातार तस्वीरें सामने आ रही हैं। ये हम आपको दिखा रहे हैं 24 परगना, उत्तर 24 परगना की तस्वीर है। आप देख रहे हैं घर बाजार हर तरफ पानी ही पानी। ये समंदर का पानी है जो इन निचले इलाकों में घुस चुका है, लोगों के घरबार डूब गए हैं। आप देख सकते हैं इन तस्वीरों के जरिए, ऐसा लग रहा है कि मानो कोई नदी हो, कोई दरिया हो और इसके बीच ये घर बने हो। ये उत्तर 24 परगना की तस्वीरें आपके सामने हैं। यास जो चक्रवाती तूफान है, उसका अभी सबसे अधिक असर देखने को मिल रहा है, चूंकि जो लैंडफॉल होने वाला है, बताया जा रहा है कि 12 बजे के आसपास का इसका वक्त रखा गया है। वक्त 12 बजे के आसपास का वक्त अनुमानित है। ये देखिए तस्वीरों में आप देख रहे हैं, समंदर का पानी लगातार रिहायशी इलाकों की तरफ घुसता हुआ दिख रहा है। हालांकि कोशिश ये की गई है प्रशासन की तरफ से कि लोगों को वहां से निकाल दिया जाए, और तूफान का कितना असर हुआ है वो असर
जाहिर करेंगी ये तस्वीरें जो हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। अलग अलग जगहों से तस्वीरें जो सामने आ रही हैं, इन तस्वीरों को देखकर आप इस चक्रवाती तूफान की जो तीव्रता है, जो उसका असर है, उसका अनुमान लगा सकते हैं। बंगाल ओडिशा में समंदर में बताया जा रहा करीब 6 मीटर ऊंची लहरें उठ रही हैं और जिन इलाकों में इसका सर्वाधिक प्रभाव है, यानी सबसे अधिक जहां पर असर है तटीय इलाकों में, वहां तो करीब 2 मंजिला इमारत जितनी ऊंची होती है, लगभग उतनी ऊंची लहरें समंदर में नजर आ रही हैं। हालांकि इस बार प्रशासन की तरफ से इंतजामात पहले से किए गए हैं और यही एक बड़ी वजह है कि जो लोग वहां रह रहे थे, आसपास के इलाकों में जो रहते थे, जिनकी रिहाइश वहां पर है, उन्हें वक्त रहते निकाल लिया गया है। और इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं जो आसपास के मछुआरे हैं, उन्होंने भी नावें लगा दी हैं और वहां से उन इलाकों से हट गए हैं, क्योंकि जान माल का बहुत नुकसान हो सकता है। इस तूफान की तीव्रता बहुत ज्यादा है, 150 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार करीब करीब। ओडिशा और पश्चिम बंगाल, इन दो राज्यों पर चक्रवाती तूफान का खतरा मंडरा रहा है। यास की वजह से इस वक्त वहां पर किस तरीके के हालात हैं, हम तस्वीरों की जुबानी लगातार आपको दिखा रहे हैं। देखिए, जो दीघा इलाका है पश्चिम बंगाल में, वहां पर क्या हुआ, कार डूब गई है, बाइक डूब गई, जेसीबी तक पलट गई है। इस तरीके के हालात बने हुए हैं। ये देखिए, हर तरफ पानी ही पानी। ये निचले इलाके हैं, समंदर के आसपास के तटीय इलाके जहां पर लोग रहते हैं, बड़ी संख्या में रिहायशी इलाके हैं। ये देखिए, किसी की कार फंस गई। इसके अलावा भी आप 2-3 तस्वीरें अलग अलग देखेंगे। एक जगह तो शायद गड्ढे की वजह से एक जेसीबी तक आप देखें, ये देखिए जेसीबी तक पलट गई। 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार इस तूफान की, बहुत ही विनाशकारी ये तूफान बताया जा रहा है। हालांकि लोगों को हटाने की पूरी कोशिश प्रशासन की तरफ से की गई है ताकि ज्यादा नुकसान ना हो, लोगों की जान ना जाए, लेकिन लोगों के घर बार उजड़ते हुए जरूर दिख रहे हैं। घर हो, दुकान हो, बाजार हो, हर तरफ पानी ही पानी। डॉक्टर अंजलि क्वात्रा लगातार हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, आपदा प्रबंधन एक्सपर्ट हैं। डॉक्टर अंजलि, अभी सबसे बड़ी चुनौती क्या होगी इस प्रशासन के सामने? आपको ऐसा क्या किया जाए कि जान माल का कम से कम नुकसान? देखिए, नुकसान कम करने के लिए तो तैयारी आप होती है और उसमें जो देखा आपके विजुअल भी दिख रहा है कि जो संरचना हुई है वो आपदा के हिसाब से पर्याप्त नहीं है, यानी कि इंजीनियरिंग स्ट्रक्चर्स भी नहीं, और जो भवन बनने चाहिए, चाहे रिहायश के या ऑफिस, दुकानें, वो खंभों के ऊपर बननी चाहिए, यानी कि कम से कम 1.5 मीटर का खंभा नीचे होता है तो पानी नीचे से निकल जाएगा और जो ये बाढ़ का मंजर दिख रहा है उससे नुकसान ना होता। मगर अब पानी के भर जाने से रिहायशी सामान, घर का नुकसान दिख रहा है। ये एक बहुत जरूरी एक फीचर है जो नेशनल बिल्डिंग कोड है हमारे देश का, उसको यहाँ पे जरूर अप्लाई करना चाहिए और रिस्ट्रिक्ट करना चाहिए। मतलब आप ये कह रहे हैं कि दूरगामी जो नीतियां होनी चाहिए इस तरीके के हालात से निपटने के लिए, वो अभी देख रहे हैं उस लेवल पर आप देख रही हैं कि बहुत ज्यादा मिसमैनेजमेंट है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए डॉक्टर अंजलि क्वात्रा आपका।